भाग 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 12 से 35 वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं तथा जिन अधिकारों में राज्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता मौलिक अधिकार कहलाते हैं। वे अधिकार व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, नैतिक एवं भौतिक अथवा सांसारिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। मूल अधिकारों को 6 वर्गों में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, समता का अधिकार अर्थात राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से 18। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार अर्थात राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 व 24। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28। नंबर 5, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अर्थात कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29 व 30। नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32। मूल अधिकारों की विशेषताएं। नंबर 1, उल्लेखनीय है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान का भाग 3 दुनिया के किसी भी संविधान में दिए गए अधिकार पत्र से विस्तृत है। इस भाग के इतने व्यापक होने का प्रमुख कारण है प्रत्येक अधिकारों के साथ प्रतिबंधों की भी व्यवस्था का उपबंधन। नंबर 2, मौलिक अधिकारों का सिद्धांता उद्देश्य है पर सीमित प्रशासन तथा पर सीमित प्रशासन का अर्थ है कार्यपालिका और विधायिका, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के स्वतंत्र अथवा सम्मिलित रूप में तानाशाही की प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाना ताकि नागरिक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके, जो कि लोकतंत्र का उद्देश्य है। नंबर 3, मौलिक अधिकारों अर्थात फंडामेंटल राइट्स को संविधान का अंग बनाने वाला विश्व का सर्वप्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संविधान बनाते समय मूलाधिकारों का प्रावधान नहीं किया गया था, अपितु 1791 में प्रथम 10 संवैधानिक संशोधनों द्वारा मूलाधिकारों का समावेश किया गया, जिसे बिल ऑफ राइट्स अर्थात अधिकार विधेयक की संज्ञा दी गई। भारतीय संविधान में मूलाधिकारों की अवधारणा अमेरिका के इसी बिल ऑफ राइट्स से ली गई। नंबर 4, उल्लेखनीय है कि मौलिक अधिकारों को पूर्ण सुरक्षित बनाने के लिए एक ओर संवैधानिक सुरक्षाओं द्वारा कार्यपालिका और विधानमंडल पर प्रतिरोध लगाए गए हैं, तो दूसरी ओर स्वतंत्र न्यायपालिका को इनका अभिरक्षक बनाया गया है। नंबर 5, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के अधिकार को भी भारतीय संविधान में एक मूलाधिकार माना गया है। साथ ही संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार केवल कागजी प्रतिज्ञाएं मात्र नहीं हैं, अपितु वे पूर्ण वैधानिक अधिकार हैं और न्यायालयों को ये अधिकार दिया गया है कि वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न होने दें। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक अपने मूलाधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं तथा न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका के ऐसे सभी कानूनों, आदेशों और कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हों। नंबर 6, मूलाधिकारों का अल्पीकरण नहीं किया जा सकता। अल्पीकरण करने वाली विधि भी
अल्पीकरण की सीमा तक शून्य होगी। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को मूलाधिकार प्रदान किए गए हैं वे भी इनका परित्याग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आत्महत्या एक दंडनीय अपराध है, क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। नंबर 7, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में लोकहितवाद अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे संक्षेप में PIL की संज्ञा दी जाती है, की व्यवस्था को व्यवहृत किया जा रहा है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति या समाज का कोई वर्ग जिसे विधिक क्षति पहुंचाई गई है या जिसके विधिक अधिकारों का हनन अथवा अतिक्रमण हुआ है, अपनी निर्धनता या अन्य किसी कारण से अपने संवैधानिक या विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ है, तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति या संगठन अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में आवेदन दे सकता है। उक्त स्थिति में कोई भी व्यक्ति या संघ पत्र लिखकर भी उपचार मांग सकता है। इसके लिए उसे रिट पिटीशन की तकनीकी बारीकियों का पालन करना अनिवार्य नहीं होगा। तात्पर्य ये कि प्रक्रियात्मक तकनीकियां न्यायालय को ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को न्याय प्रदान करने के मार्ग में अवरोध नहीं बन सकती हैं। मौलिक अधिकारों का क्रमशः अध्ययन। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मूलाधिकारों से संबंधित प्रावधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में प्रस्तुत किए गए हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, क्योंकि वस्तुतः मूलाधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं तथा राज्य की शक्तियों को परिसीमित करते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार तथा विधान मंडल एवं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर तथा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी सत्ता संस्थान, संगठन, स्थानीय अधिकारी तथा अन्य प्राधिकारी आते हैं। ये परिभाषा इतनी विशद है कि इसमें कार्यपालिका और विधानमंडल, केंद्रीय, राजकीय एवं स्थानीय समस्त सरकारी सत्ता शामिल कर ली गई हैं और इस समस्त सत्ता के अतिक्रमण से मूलाधिकारों को सुरक्षित रखने की गारंटी दी गई है। किंतु कुछ विशेष उद्देश्य से स्थापित मठ, एजेंसी, परिषद जैसे वैष्णो देवी मठ परिषद, BCCI आदि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के अधीन नहीं आते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 13 में उपबंध है कि मूलाधिकारों का अल्पीकरण नहीं किया जा सकता। इस अनुच्छेद के 2 मुख्य पक्ष हैं। एक पक्ष के तहत संविधान के प्रारंभ के पूर्व प्रवृत्त अर्थात लागू उन विधियों को शून्य घोषित किया गया है जो मूलाधिकारों से असंगत हों, तथा दूसरे पक्ष के तहत राज्य द्वारा बनाई जाने वाली उस प्रत्येक विधि को उस सीमा तक शून्य घोषित किया गया है जिस सीमा तक वे मूलाधिकारों को छीनती हों, अल्पीकरण अर्थात कम करती हों या उससे असंगत हों। अनुच्छेद 13 के खंड 3 के तहत विधि को परिभाषित भी किया गया है, अर्थात बताया गया है कि अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, प्रथाएं या रीति रिवाज विधि के तहत आती हैं। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि जब अनुच्छेद 13 का खंड 2 मूलाधिकारों के अल्पीकरण की अनुमति नहीं देता है, तो फिर मूलाधिकारों की संख्या जो कि प्रारंभ में 7 थी, घटाकर 6 कैसे कर दी गई? अर्थात संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन की स्वतंत्रता को मूलाधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार कैसे बना दिया गया? उल्लेखनीय है कि मूलाधिकारों में संशोधन से संबंधित प्रश्न
1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय में उठा। इसमें प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 की विधि मान्यता को चुनौती देते हुए कहा गया कि यह संशोधन मूलाधिकारों का अतिक्रमण करता है, जो कि अनुच्छेद 13 के खंड 2 द्वारा वर्जित है। इस परिप्रेक्ष्य में ध्यातव्य है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 15 में खंड 4 जोड़ा गया। अनुच्छेद 15(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति, वैवेकिक शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 में खंड 4 तब जोड़ा गया जब तत्कालीन मद्रास सरकार ने एक राजाज्ञा जारी कर राज्य के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न जातियों तथा समुदायों के विद्यार्थियों के लिए कुछ स्थानों का आरक्षण कर दिया गया था और इसे उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ये आरक्षण धर्म, वर्ग और जाति पर आधारित था तथा ब्राह्मण जाति के योग्यतम विद्यार्थियों को भी प्रवेश से वंचित करता था। इस प्रकार यह एक सांप्रदायिक आरक्षण था, किंतु सरकार ने इसे नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 45 के तहत अपेक्षित सभी वर्गों के लिए सामाजिक न्याय के उद्देश्य से उठाया गया कदम बताया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे धर्म, मूलवंश और जाति के आधार पर किया गया वर्गीकरण बताया था और कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व नागरिकों के मूलाधिकारों पर प्रभावी नहीं हो सकते। अंततः संसद ने प्रथम संशोधन 1951 द्वारा विद्यालयों में स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 15 में खंड 4 जोड़कर वैध बना दिया। पुनः यह प्रश्न 1965 में सज्जन कुमार बनाम राजस्थान राज्य के वाद में उठा। दोनों में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिमत दिया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मूलाधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, किंतु 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद तथा सज्जन कुमार के वाद में दिए गए अपने निर्णय को पलट दिया और कहा कि मूलाधिकारों के अल्पीकरण की शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत संसद को नहीं प्राप्त है। तब संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम 1971 पारित कर अनुच्छेद 13 में खंड 4 जोड़ा और घोषणा की कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मूलाधिकारों में संशोधन या अल्पीकरण की शक्ति प्राप्त है और वह अनुच्छेद 13 के तहत अमान्य नहीं होगा। पुनः 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न यही बना कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन की सीमा क्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ वाद में दिए गए अपने निर्णय को और 24वें संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार किया। इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसमें संविधान की सर्वोच्चता, गणतंत्रात्मक स्वरूप, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, विधि का शासन, समानता का सिद्धांत, निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि को मूल ढांचा निरूपित किया गया। यहां यह भी ध्यान रखना है कि भाग 3 के तहत जो 6 प्रकार के मूलाधिकार प्रदान किए गए हैं, उनका विवरण अनुच्छेद 14 से 32 तक में है। अन्य अनुच्छेदों जैसे 12, 13, 33, 34 और 35 में मूलाधिकार से संबंधित
कुछ भिन्न तथ्यों को समाहित किया गया है। अनुच्छेद 12 और 13 के प्रावधानों का उल्लेख ऊपर किया गया है। अनुच्छेद 33, 34 और 35 के प्रावधान इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 33, ये अनुच्छेद संसद को ये अधिकार प्रदान करता है कि वह अनुशासन बनाए रखने तथा सैनिक कर्तव्यों का भली भांति परिपालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सशस्त्र सैनिकों से संबद्ध मौलिक अधिकारों में आवश्यक संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 34, इसमें प्रावधान है कि यदि किसी क्षेत्र में सैन्य विधि अर्थात मार्शल लॉ लागू है तो वहां मौलिक अधिकारों को पर सीमित किया जा सकता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य है विद्रोह, दंगा या किसी प्रकार के उपद्रव पर नियंत्रण पाना तथा शीघ्र शांति स्थापित करना। अनुच्छेद 35, यह अनुच्छेद मूलाधिकारों के कुछ विषयों जैसे सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए आवास संबंधी आवश्यक अर्हताओं को निर्धारित करना, वैधानिक उपचारों का अधिकार, सशस्त्र सेना, सैन्य विधि आदि पर संसद अर्थात केंद्र सरकार को विधि बनाने की एकांतिक शक्ति प्रदान करता है और राज्यों के विधानमंडलों को इस शक्ति से वंचित करता है। इसका उद्देश्य है इन विषयों पर संपूर्ण देश में विधिक एक रूपता लाना जो संविधान द्वारा स्थापित राष्ट्रीय एकता के आदर्शों के अनुरूप हों। इन विषयों पर राज्यों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान करने से कई प्रतिमान बन जाते जो क्रियात्मक स्तर पर व्यवहारिक अड़चनें पैदा करते। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को 6 वर्गों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से 18। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23-24। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28। नंबर 5, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29-30। नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32। अब हम इन मूलाधिकारों का क्रमशः अध्ययन करें।